देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। उन्नीस 1984 में दंगे को नहीं भूल सकता, अमित शाह का कांग्रेस पर करारा प्रहार। संघर्ष से किसी का भला नहीं होगा, इजराइल हमास जंग पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश। ईडी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है, भरे कोर्ट में संजय सिंह की इस बात से जज साहब हुए नाराज, जाने क्या कहा। हम यहाँ न्यूटन या आइंस्टाइन को गलत साबित करने बैठे हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होते हुए क्यों कहा ऐसा? नर्सरी एडमिशन की याचिका पर एससी बोला, हर चीज के लिए रामबाण नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट। चंद मिनटों में 13 बार मारा चाकू, एक तरफा आशिक की हैवानियत, कार में चीखती चिल्लाती रही लड़की। अब समाचार विस्तार से। सिख समुदाय के कल्याण और भलाई के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कामों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने ये दावा किया है कि पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख बहनों और भाइयों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1984 के दंगे को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं भूल सकता। असल में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई, विभाजन हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बलिदान देना हो, सिख समुदाय इस मामले में हमेशा से नंबर 1 रहा है। इन्होंने कहा कि अमित शाह सिख पंथ के महान परंपरा को हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। अमित शाह ने कहा कि इस देश पर 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जो उपकार है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कश्मीर में लोगों पर हुए अत्याचार के लिए औरंगजेब के खिलाफ अपना सर्वोच्च बलिदान देना उनकी मेहनत को दर्शाता है। मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी के स्मरण में उत्सव मनाने का निर्णय लिया था। तब सरकार ने ये तय किया था कि जिस स्थान से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदगी घोषणा हुई थी, लाल किले के उसी दीवार पर उनका गुणगान होगा। उन्होंने कहा कि सालों पहले जब मजहब अपने अपने पंथ को लेकर युद्ध लड़ रहे थे, उस दौरान नानक देव साहब ने लेकर दशम पिता तक जो उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशों पर आज पूरी दुनिया चल रही है। सिख समुदाय धर्म व कर्म दोनों के समान रूप से लेकर आगे चलता है। धर्म के लिए जान देने की बारी आती है तो एक सच्चा सिख कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। देश की आजादी से लेकर आज देश की सुरक्षा तक सिख भाइयों का बलिदान सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि मातृशक्ति को सशक्त करने की परंपरा सिख पंथ में माता सीवी के लंगर की सीख से वर्षों पहले शुरू हुई थी। मुगलों के शासन के खिलाफ लड़ाई से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और स्वाधीनता के संग्राम और अब देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने में सिख पंथ हमेशा अग्रणी है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 1984 के दंगे कोई सामान्य व्यक्ति भूल नहीं सकता। इन दंगों में जब तक मोदी सरकार नहीं बनी थी तब तक किसी को सजा नहीं हुई थी। कई जांच आयोग बने लेकिन परिणाम नहीं मिला। लेकिन मोदी जी ने एसआईटी बनाई, 300 मामलों को दोबारा खोला और जो दोषी थे उन्हें जेल भेजने की शुरुआत हुई। साथ ही इतने सालों के बाद 1984 के दंगों के मामलों में 3328 पीड़ितों के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम मोदी सरकार द्वारा किया गया। सिख समुदाय के कल्याण और भलाई के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कामों का जिक्र करते हुए अमित शाह ने ये दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख बहनों और भाइयों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के जरिए पड़ोसी देशों के पीड़िता सिख बहन भाइयों को नागरिकता देने का रास्ता भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही खोला है। पीएम मोदी भाग्यवान है कि गुरुओं
के आशीर्वाद से उन्हें साहिबान की सेवा करने का मौका मिला है। इजराइल हमास की जंग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संघर्ष से किसी का भला नहीं होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद से सख्ती से निपटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में जो घट रहा है वो सही नहीं है। आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। संघर्ष किसी के भी हित में नहीं है। मानवता का समाधान बटी हुई दुनिया नहीं देख सकती। ये सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें विश्व को वन अर्थ वन फैमिली के रूप में देखना होगा। इसी भाव से भारत ने अफ्रीकी देशों के G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। भारत क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद का सामना कर रहा है। संसद सत्र चल रहा था तभी आतंकी हमला किया गया था। 20 साल पहले हमारे संसद पर हमला हुआ था। अब तक आतंक की परिभाषा को लेकर आम सहमति नहीं बन पाना बहुत दुखद है। दुनिया की इस कमजोरी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। आतंक के खिलाफ एक साथ खड़े होंगे। दिल्ली में हो रहे P20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को निशाना बनाया था। उस समय संसद का सत्र चल रहा था और आतंकवादियों की मंशा सांसदों को बंदी और उनको खत्म करने की थी। दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि आतंकवाद दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। आतंकवाद जहां भी होता है, किसी भी कारण, किसी भी रूप में होता है, वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में आतंकवाद को लेकर हम सबको सख्ती बरतनी होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आतंकवाद की परिभाषा को लेकर आम सहमति न बन पाना बहुत ही दुखद है। आज भी यूएन भी इसका इंतजार कर रहा है। दुनिया के इसी रवैये का फायदा मानवता का दुश्मन उठा रहा है। दुनिया भर के प्रतिनिधियों को सोचना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ हम कैसे काम कर सकते हैं। बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध का आज 7वां दिन है। वक्त के साथ युद्ध और घातक और विध्वंस होता जा रहा है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने गाजा पर ऐसी तबाही मचाई है कि चारों तरफ बस मलबा ही मलबा है। आसमान से मौत बरसने के बाद अब इजराइल ऑपरेशन मिडनाइट शुरू करने जा रहा है। इजराइल सेना का मकसद गाजा में घुसकर न सिर्फ हमास के आतंकियों को खत्म करना होगा, बल्कि इजराइल बंधकों को सुरक्षित निकालने की बड़ी चुनौती होगी। मिडनाइट ऑपरेशन से पहले इजराइल ने गाजा को सभी बुनियादी सुविधाओं से दूर कर दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास बंधकों को रिहा नहीं करती है, तब तक सहायता नहीं मिलेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति कथित घोटाले से संबंधित मामले में गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को शुक्रवार को 27 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी की रिमांड पीरियड खत्म होने के बाद एजेंसी ने संजय सिंह को कोर्ट के सामने पेश किया था। आपको बता दें कि एजेंसी ने राज्यसभा सदस्य सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल की कोर्ट में संजय सिंह को पेश किया गया। ईडी ने उनकी रिमांड की मांग नहीं की तो कोर्ट ने उन्हें 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट में संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि उनके मुंह वकील को जेल में जरूरत की मेडिकल चीजें उपलब्ध कराई जाए। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि संजय सिंह को दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट जेल में उपलब्ध कराई जाए। वहीं संजय सिंह ने पेशी के दौरान कोर्ट को बताया कि मुझसे पूछताछ ना के बराबर की गई है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा कि ईडी एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। उन्होंने कहा, जब मैंने एजेंसी से किसी की शिकायत की तो कुछ नहीं हुआ। इस तरह के स्टेटमेंट पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वो उन्हें इस तरह की बातें करनी है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हों। जब कोर्ट ने पूछा कि आप वीसी के माध्यम से पेश होना चाहेंगे या कोर्ट में आना चाहेंगे, तो संजय सिंह ने कहा कि वो कोर्ट में पेश होंगे। ईडी ने आरोप लगाया कि सिंह ने अब समाप्त हो चुके आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय लाभ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब अजीबोगरीब याचिका दाखिल हुई, याचिका में डार्विन के प्राकृतिक चयन और जैविक विकास के सिद्धांत के साथ ही अल्बर्ट आइंस्टाइन के अपेक्षता के सिद्धांत के सूत्र को गलत बताया।
इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में मांग की कि डार्विन और आइंस्टीन के सिद्धांत पर सुधार की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ न्यूटन या आइंस्टाइन को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं। बेहतर होगा कि याचिकाकर्ता अपना सिद्धांत खुद प्रतिपादित करे। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता ये साबित करना चाहते हैं कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और आइंस्टाइन के समीकरण गलत हैं और वो उक्त उद्देश्य के लिए एक मंच चाहता है। कोर्ट ने आगे कहा कि यदि ये उसका विश्वास है तो वो अपने विश्वास का प्रचार कर सकते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रीट याचिका नहीं हो सकती है जिसे मौलिक अधिकारों के मुद्दों से निपटना हो। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर तर्क दिया है कि मैंने अपने स्कूल के समय और कॉलेज के समय में पढ़ाई की और आज मैं कहता हूं कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा वो गलत था। इस पर न्यायमूर्ति कौल ने जवाब दिया कि आप सुधर जाइए, आपका सिद्धांत इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। आप कहते हैं कि आपने स्कूल में कुछ पढ़ा, आप विज्ञान के छात्र थे, आप कहते हैं कि वे सिद्धांत गलत है। यदि आप मानते हैं कि वे सिद्धांत गलत थे तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें उसने उपराज्यपाल के नर्सरी दाखिले के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव वाले 2015 के एक विधेयक को मंजूरी देने या लौटाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। स्क्रीनिंग में बच्चों या उनके पेरेंट्स से साक्षात्कार लिया जाता है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वो एक कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। पीठ ने कहा, क्या कानून बनाने के लिए कोई आदेश हो सकता है? क्या हम सरकार के विधेयक पेश करने का निर्देश दे सकते हैं? उच्चतम न्यायालय हर चीज के लिए रामबाण नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय ने गत 3 जुलाई को एक गैर सरकारी संस्था सोशल ज्यूरिटीज द्वारा दायर एक जनहित याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि वह विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप या उपराज्यपाल को दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2015 को मंजूरी देने या उसे लौटाने का निर्देश नहीं दे सकते। इसके बाद एनजीओ की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दायर एनजीओ की याचिका में कहा गया कि विद्यार्थियों में नर्सरी कक्षा में दाखिले में स्क्रीनिंग प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने वाला बाल हितैषी विधेयक पिछले 7 वर्ष से बिना किसी औचित्य तथा सार्वजनिक हित के खिलाफ और लोक नीति के खिलाफ केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लटका हुआ है। जनहित याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा था कि उच्च न्यायालय के लिए ये उचित नहीं है कि वो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक संवैधानिक प्राधिकार राज्यपाल को ऐसे मामले में निर्देश दे जो पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने लड़की पर चलती कार में चाकू से 13 बार हमला किया। ये पूरा मामला दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय का है। पीड़िता सुबह के वक्त कैब बुक कर इंटरव्यू देने जा रही थी। तभी अचानक से कार में युवक जबरन घुस गया और ताबड़तोड़ लड़की के ऊपर चाकू से हमला करने लगा। हालांकि आरोपी युवक को कैब ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने मिलकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान गाजियाबाद निवासी गौरव पाल के रूप में की गई है। वहीं पीड़िता की पहचान प्राची मलिक के रूप में हुई है। पाल हरियाणा के गुड़गांव में एक निजी कंपनी में काम करता है। गौरव पाल और प्राची पिछले 2 साल से एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों में बातचीत होती थी, लेकिन इस बीच प्राची ने गौरव को इग्नोर करना शुरू कर दिया।
जिससे आरोपी बुरा मान गया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि महिला का इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पीड़िता की मां ने इस बात से इनकार किया है कि दोनों रिश्ते में थी। उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले 2 साल से उसे परेशान कर रहा था और बार बार उससे शादी करने के लिए कह रहा था, जबकि प्राची उसे अपना भाई जैसा मानती थी। हालांकि फिर प्राची की मां ने खुद साकेत पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को ये भी सूचना दी कि उनकी बेटी प्राची की जान खतरे में है, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियां घोषित होते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुफ्त की सुविधाएं देने को लेकर ताबड़तोड़ घोषणाएं की जाने लगी। इस क्रम में कांग्रेस ने प्रदेश में स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए बड़ी घोषणा करते हुए हर महीने नगद रुपए देने का वादा किया। इस वादे को मूर्त रूप देने की स्थिति में प्रदेश सरकार को हर साल 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। ये राशि मध्य प्रदेश के शिक्षा बजट में लगभग बराबर है। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में जनसंख्या के मौजूदा आकलन के हिसाब से 4 से 18 वर्ष आयु वर्ग के तकरीबन 8 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से यदि तकरीबन 2 करोड़ बच्चे भी स्कूल जाते हैं तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की घोषणा के मुताबिक वे सभी 500 से 1500 रुपए मासिक पाने के हकदार होंगे। ऐसे में इस मद में हर महीने 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने होंगे। मोटा मोटी आकलन के अनुसार सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपए इस मद में आवंटित करने होंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए, कक्षा 8 से 10 तक के छात्रों को 1000 रुपए और कक्षा 11 से 12 तक के छात्रों को 1500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कहना है कि पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत ये दुनिया की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना होगी। इससे पहले कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना और 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा भी मुफ्त होनी चाहिए। हालांकि भाजपा के कांग्रेस के इन वादों पर तीखा कटाक्ष किया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस कभी अपने वादों को पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने इससे पहले के चुनाव में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन 15 महीने के शासनकाल में इसे पूरा नहीं किया गया। भाजपा नेताओं ने याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2018 में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त शिक्षा और स्कूटी देने का वादा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया। भाजपा ने प्रियंका गांधी के गुरुवार को हुई रैली को झूठ की दुकान करार दिया है। मध्य प्रदेश में मुफ्त की रेवड़ी देने के अभियान के तहत भाजपा राज्य में सीएम लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1250 रुपए प्रति महीना और 450 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराया है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार पिछले कई वर्षों से बच्चियों के लिए लाडली योजना चला रही है। इस योजना के तहत बच्चियों को जन्म से लेकर शादी तक के बीच किस्तों में 1.4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। देश भर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि शराब बिक्री पर रोक का आदेश देने लोगों पर राज्य का अधिक नियंत्रण देना होगा। इसकी वजह से आगे और समस्याएं पैदा होगी। वहीं याचिकाकर्ता डॉक्टर की ओर से कहा गया कि युवा बहुत अधिक शराब पी रहे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक शराब की खपत लगातार बढ़ी है। जस्टिस कौल ने कहा कि आपके मुताबिक बहुत ज्यादा शराब पिया जा रहा है, जबकि लोगों की तरफ से यही दलील होगी कि ये बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने कहा, आप चाहते हैं कि लोग शराब एक लिमिट में पिएं और राज्य इसे नियंत्रित करे। ये सब नियंत्रित करना राज्य का काम नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मुद्दे पर हम राज्य को निर्देशित करें, ये भी हमारा काम नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था जिसमें शराब की रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय नीति की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जहां कुछ राज्य ने शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, वहीं अन्य ने इसकी बिक्री को प्रोत्साहित किया है। इजराइल हमास के बीच युद्ध को लेकर दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दुनिया के कई देशों ने इस युद्ध को लेकर चिंताएं भी जाहिर की है। भारत सहित कई देशों ने भी इस आतंकी हमला करार देते हुए इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा की है और इजराइल की सरकार के एक्शन का समर्थन किया है। इस बीच भारत के अंदर कुछ संगठनों की प्रतिक्रियाएं आई हैं जो भारत सरकार के आधिकारिक बयान से उलट है। इसको लेकर अब यूपी की योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में इजराइल और फिलिस्तीन मामले में अगर किसी के बयान से उन्मत्त फैलता है तो उस शख्स को या संगठन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुनिया के कई देशों ने गाजा में इजराइल के एयर स्ट्राइक को रोकने का आग्रह किया है। इन देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से युद्ध रोकने का आग्रह किया गया है। वहीं इजराइल ने हमास को पूरी तरह से मिटा देने का ऐलान भी कर दिया है। हमास के हमले में इजराइल के हजारों निर्दोष लोग मारे गए हैं। इजराइल के गाजा पट्टी पर हमले से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इजराइल के समर्थन में अमेरिका सहित कई पश्चिमी देश हैं, तो वहीं फिलिस्तीन जिस पर हमास शासन कर रहा है के समर्थन में कई मुस्लिम देश हैं, जिसमें अरब देश भी शामिल है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने इजराइल में आतंकी हमले का पुरजोर विरोध किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात कर इस संकट की स्थिति में साथ देने का आश्वासन दिया है। वहीं देश के अंदर हाल ही के दिनों में अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इजराइल विरोधी नारे लगे हैं। इसी को लेकर अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान वैश्विक स्तर पर चल रहे इजराइल फिलिस्तीन विवाद का भी जिक्र किया है। योगी ने पुलिस अधिकारियों को सतर्क करते हुए कहा कि सभी पुलिस कप्तान अपने क्षेत्र में धर्म गुरुओं से तत्काल संवाद करें। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया हो या अथवा धर्मस्थल, कहीं भी किसी भी प्रकार का उन्मादी बयान या स्टेटमेंट जारी ना हो। यदि किसी के द्वारा ऐसा करने का प्रयास होता है तो तुरंत उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि इजराइल सेना आज गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। इस जंग में दोनों पक्षों के कम से कम 2800 लोगों की जान ले ली गई है। पिछले 5 दिनों में इजराइल युद्ध विमानों ने गाजा पट्टी पर इतनी तेजी से हमला किया है जितना इसके पहले लगातार जंग से थके हुए निवासियों ने कभी अनुभव नहीं किया था। हमास के मुताबिक हवाई हमलों में 1354 से अधिक फिलिस्तीन मारे गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति ना हो जाए तब तक सेवानिवृत्त शिक्षकों से ही सेवाएं ली जाए, उन्हें एक फिक्स मानदेय दिया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में माध्यमिक शिक्षा के कॉलेज नकल के अड्डे बन गए थे, जिसमें ठेके पर नकल कराई जाती थी। पिछले 6 वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वार संपन्न हुए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा देश में एक नजीर बनी हुई है। परिषद ने 15 दिन के अंदर 56 लाख विद्यार्थियों की नकल विहीन परीक्षा कराई है। 15 दिन के अंदर ही परिणाम भी दिया गया है। सीएम योगी ने शुक्रवार को लोक भवन में मिशन रोजगार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 219 प्रधानाचार्य को नियुक्त पत्र वितरित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य शिक्षण संस्था की रीढ़ होती है। अगर प्रधानाचार्य अनुशासित रहकर कॉलेज में नई गतिविधियों और नवाचारों को बढ़ावा देते हैं तो उसके समर्थक परिणाम सामने आते हैं।
सीएम योगी ने ये भी कहा कि प्रधानाचार्यों को विद्यार्थियों को रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बनाकर अभिभावकों से संवाद करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के साथ साथ देश, दुनिया और युवा कल्याण एवं महिला कल्याण से जुड़े सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। इससे पहले विद्यार्थियों में ज्ञान के साथ साथ जागरूकता भी आती है और प्रधानाचार्य के कार्यकाल भी यादगार बनता है। सीएम योगी ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पिछली सरकार में सुरक्षा में सेंध लगती थी। प्रदेश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते थे। अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। दंगे और भ्रष्टाचार यहाँ की पहचान थी। निवेशक प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। हमारी सरकार ने जब सुरक्षित माहौल दिया तो प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। इससे 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि विगत 6 वर्ष में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार 6 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने में सफल रही है। इसमें 164,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सीएम योगी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। देश में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक पर्यटन यही है, जिसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ पर्यटक ही आते थे। आज ये संख्या बढ़कर 1 वर्ष में 30 करोड़ पर्यटकों की हो चुकी है। प्रदेश में एक पर्यटक के आने से विभिन्न तरह के रोजगार सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास किए जाएं तो उत्तर प्रदेश देश के नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसके हर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने स्तर पर कार्य करने होंगे। सीएम योगी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का केंद्र रहा है। आजादी के समय देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश करता था। हमें फिर से उस दिशा में प्रयास करते हुए अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिकों की फौज खड़ी करनी होगी। कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा की राज्य मंत्री गुलाबो देवी, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा दीपक कुमार, शिक्षा विभाग के अधिकारी और चयनित प्रधानाचार्य मौजूद थे। दूर समंदर में हलचल का असर किसी खास इलाके तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके असर से दुनिया के दूसरे मुल्क भी बच नहीं पाते। अगर बात भारत की करें तो कमजोर मानसून के लिए अल नीनो को जिम्मेदार बताया गया है। वहीं अब अल नीनो का असर ठंड पर भी पड़ सकता है। हालांकि इससे लेकर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई थी। भारत से हजारों किमी दूर प्रशांत महासागर में हलचल का असर मौसम के मिजाज पर दिखाई देने लगा है। अगर बात इस वर्ष के मानसून की करें तो कुछ राज्य में जमकर बारिश हुई और कुछ राज्य बारिश से अछूते रह गए। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी में बारिश तो हुई, लेकिन पूर्वी यूपी, बिहार, बंगाल से मानसून रूठ गया था। वजह ये भी है जिसके बारे में हम सब सुनते रहते हैं। प्रशांत महासागर में अल नीनो जब जोर पकड़ता है तो वायुमंडल में मानसूनी बादल बनने के सिस्टम कमजोर हो जाते हैं। कमजोर मानसून के बाद इस साल ठंड में भी स्ट्रॉन्ग अल नीनो का असर नजर आ सकता है। इसके नवंबर और दिसंबर में पीक पर रहने की संभावना है। बारिश के सीजन में जब अल नीनो का असर होता है तो सूखे की समस्या सामने आ जाती है। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2015 से 2016 और 1997 से 1998 की तुलना में इसका ज्यादा नकारात्मक हो सकता है। इस तरह का पूर्वानुमान डराने वाला है क्योंकि 2015 से 2016 का साल ज्यादा भयावह था। 2014-2015 में कमजोर मानसून और 2016 में अल नीनो का असर ये हुआ कि कई राज्य को सूखे का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह से खेती और किसान अधिक प्रभावित हुए थे। वायुमंडल की हरकतों पर नजर रखने वाले डॉक्टर एम राजीवन के अनुसार बढ़ते तापमान का असर पूरे भारत में महसूस होने लगा है। हमने पहले ही अगस्त और सितंबर में पारे को सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ते देखा है और 2023 में जब तक सबसे गर्म वर्ष
बन सकता है। अल नीनो का प्रभाव अगले साल प्री मानसून सीजन तक संभवित गर्मी लहरों के साथ महसूस किया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये दक्षिणी प्रायद्वीप में पूर्वोत्तर मानसून का पक्ष ले सकता है। जून से सितंबर के ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत उत्तर पूर्व मानसून जो अक्टूबर में शुरू होता है और दक्षिण राज्य में बारिश लाता है, उसका अल नीनो के साथ अनुकूल संबंध साझा करता है। हिंद महासागर डिपोल एक अन्य मौसम प्रणाली के साथ मिलकर ये दक्षिण में अत्यधिक बारिश का कारण बन सकता है, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग के इस अवधि के दौरान दक्षिणी राज्य के लिए सामान्य से अधिक बारिश के पूर्वानुमान के तहत है। भारतीय मौसम पर जलवायु घटना के संभावित प्रभाव की जांच करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि दोनों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। इसका एक उदाहरण 4 महीने का दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम है, जो इस सितंबर में समाप्त हुआ था। दक्षिण पश्चिम मानसून पर अल नीनो की छाप दिखाई दी, जो पूरी तरह से असंतुलित था। अगस्त में कम बारिश के साथ लंबे समय तक सूखे की स्थिति देखी गई, जो सितंबर तक बढ़ी, इसलिए बारिश उम्मीद से कम थी। अल नीनो जल्द ही खत्म नहीं होने वाला है, ये और मजबूत होगा। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से हुजैफा अहमदी ने कहा कि मुख्य याचिका मेंटेनेबिलिटी की है। अगर ये मेंटेनेबल नहीं रहा तो बाकी की याचिका का कोई मतलब नहीं रहा। शीर्ष अदालत ज्ञानवापी मामले में दाखिल कुल 3 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। हुजैफा अहमदी ने शीर्ष न्यायालय से कहा कि सुनवाई टाल दी जाए, क्योंकि रेगुलर मैटर वाले दिन सुनवाई की जाए, क्योंकि आज का कोर्ट का वक्त समाप्त हो चुका है। सुनवाई के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर भी बहस हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष के वकील से कहा कि आप कह रहे हैं कि ये मामला 1992 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से नहीं सुना जा सकता है, लेकिन उसका धार्मिक चरित्र क्या था ये तो देखना होगा ना। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष ने खुद ही कहा कि वो मस्जिद थी, लेकिन हिंदू पक्ष ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि उसने ऐसा नहीं कहा। फिर उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई की 16 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है, ओलंपिक में फिर से क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है। 128 साल बाद ओलंपिक में फिर बैटर्स चौके और छक्के जड़ते दिखाई देंगे। वहीं बॉलर्स भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दिखते नजर आएंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने शुक्रवार को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए इसकी मंजूरी दी है। इंटरनेशनल ओलंपिक समिट के अध्यक्ष थॉमस बाक ने कहा कि कार्यकारी बोर्ड के अधिकारियों ने क्रिकेट के उन 5 नए खेलों में शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस आदि शामिल है। जिन 5 खेलों को मंजूरी दी गई है, उन्हें 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में जगह सुनिश्चित करने से पहले आईओसी सदस्यता की ओर से सोमवार को होने वाले वोटिंग में वोट हासिल करने की जरूरत होगी। इससे पहले फरवरी 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में नीता अंबानी की अगुवाई में आईओसी सत्र के लिए बिडिंग की गई थी। इसमें ऐतिहासिक बैठक में भारत के पक्ष में 75 वोट, विपक्ष में मात्र 1 वोट पड़ा था। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे 40 वर्षों के बाद ये आईओसी का सत्र भारत में हो रहा है। आईओसी सत्र में वर्तमान में 99 वोटिंग और 43 मानद सदस्य। इसमें खेल जगत के अभिजात्य वर्ग के 600 अधिक सदस्यों के मुंबई में होने की उम्मीद है। साथ ही लगभग 100 देशों के वैश्विक मीडिया भी, जो 50 से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व करेगा। इससे पहले क्रिकेट को 1900 में पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया था। ओलंपिक में पुरुष और महिला क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। क्रिकेट की हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में वापसी हुई है।
ब्रिमिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पुरुष और महिला क्रिकेट को शामिल किया गया था। इससे पहले 1998 कुआलालंपुर में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। ओलंपिक में 1900 में जब क्रिकेट का मुकाबला हुआ था तब इंग्लैंड में फ्रांस को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।